हेलो फ्रेंड्स, आज हम द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 9 टू सेक्शन 14 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सेक्शन 9 कहता है फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन आर इंट्रोड्यूस रिलेवेंट फैक्ट। इसमें सेक्शन 9 में कहा गया स्पष्टीकरण के बारे में। स्पष्टीकरण के बारे में A is accused of a crime. A किसी क्राइम का अभियुक्त है। The fact that soon after the commission of a crime, A absconded from his house is relevant. The fact that at the time when he left home, he had sudden and urgent business at the place to which he went is relevant, is tending to explain the fact that he left home suddenly. इसका मतलब क्या हुआ कि एक अभियुक्त किसी घटना का, किसी जुर्म का अभियुक्त है कोई व्यक्ति, और वो उस समय जिस समय घटना घटित हुई सडनली तुरंत वो उस जगह पर मौजूद मिल जाता है और कुछ उसके फैक्ट जो होते हैं वो उस घटना से रिलेट उसके करते हैं, और वो जो व्यक्ति पकड़ा गया इसका मतलब वो उसका अभियुक्त है। और कभी ऐसा होता है कि जो व्यक्ति ने घटना की है वो व्यक्ति सडनली कहीं और पहुंच जाता है, वहां से वहां की दूरी पहुंचने की पॉसिबल है और वहां से पकड़ा जाता है। तो जब व्यक्ति वहां से पकड़ा जाएगा और वो कहता है कि इमीडिएट हमारा यहाँ पर वर्क था, हमारा तुरंत यहाँ पर कार्य था और हमें तुरंत यहाँ पर आना पड़ा, लेकिन वो जो कार्य बताता है वो कार्य संदिग्ध हो जाता है। जो कार्य वो बता रहा है वो कार्य क्या हो जाता है? संदिग्ध हो जाता है। तो वो व्यक्ति जो कार्य संदिग्ध बता रहा है और जहां पर घटना घटित हुई वहां पर उसके होने की, उपस्थिति होने की पुष्टि होती है, तब भी वो व्यक्ति क्या होता है? उस घटना से रिलेट करते हैं उसको और वो वहां का अभियुक्त या अक्यूज्ड है। सेक्शन 9 के अनुसार ये कहा गया। अब सेक्शन 10 क्या कहता है? थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन। सेक्शन 10 में कहा गया कि षड्यंत्र कैसा होगा। तो षड्यंत्र के कुछ इसमें एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, कुछ आवश्यक तत्व बताए गए कि षड्यंत्र कैसा हो सकता है। तो षड्यंत्र कोई एक आदमी अकेला नहीं करता है। षड्यंत्र में क्या होता है? दो या उससे ज्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं। तो इसमें पहली बात कही गई, एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्संस, चाहे ओरल चाहे रिटन में, एक, दो या दो से ज्यादा पर्सन के बीच में एग्रीमेंट मतलब डिस्कशन या वार्तालाप या उनमें कोई करार होना चाहिए। नंबर 2, एग्रीमेंट मस्ट रिलेट टू डूइंग, जो कार्य, जो घटना घटित हुई, जो क्राइम हुआ उससे उसका रिलेशन होना चाहिए। आर कॉजिंग टू बी डन इधर, या घटना घटित हो बल्कि एन इलीगल एक्ट, वो कैसा हो? इलीगल कार्य हो, या एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल बट इन डूइंग डन बाय इलीगल मीन्स, वो कार्य ना इलीगल हो लेकिन वो ढंग जो करने का है वो ढंग इलीगल हो। अब इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम कर लेते हैं क्लियर। एक सुनार की दुकान है और उस सुनार की दुकान में दो व्यक्ति आपस में मशविरा करते हैं कि थर्ड पर्सन जिसका चेक उनके पास में रखा हुआ है वो चेक उस सुनार को हम दे करके, उस गोल्ड स्मिथ को दे करके हम उससे गोल्ड ले लेंगे और वो जब चेक अपने अकाउंट में लगाएगा वो इनसफिशिएंट बैलेंस या वो बाउंस हो जाएगा, तब वो व्यक्ति क्लेम किससे करेगा? जिसका चेक है। तो वो साजिश करके उस गोल्ड स्मिथ को वो चेक दे देते हैं और वहां से गोल्ड परचेज कर लेते हैं। जब वो चेक लगाता है तो वो चेक क्या हो जाता है? बाउंस हो जाता है। अब यहाँ पर रिलेशन क्या है कि दो व्यक्ति जिन्होंने गोल्ड परचेज किया, दुकान पर मौजूद हुए और जिन्होंने चेक को दिया वो भी उसमें शामिल हो गए उस क्राइम में। इसका मतलब वो भी अभियुक्त वहां पर हैं जिन्होंने ये योजना बताई, षड्यंत्र का भूमिका रखी। तो सेक्शन 10 कहता है कि जो दो या दो से अधिक व्यक्ति
जो षड्यंत्र कर रहे हैं और षड्यंत्र के तहत क्राइम कर रहे हैं तो वो भी उसमें से दोषी है। सेक्शन 11 क्या कहता है? व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम रिलेवेंट। इन्होंने कहा असंगत तथ्य। असंगत तथ्य कैसे होंगे इसके बारे में हम बहुत इजी वे में बताते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड ए क्राइम एट कलकत्ता ऑन ए सर्टेन डे। एक निश्चित दिन पर, ये उसको कहा गया कि इस निश्चित दिन पर उसने कलकत्ता में उस घटना को अंजाम दिया, उसने क्राइम किया। और वो व्यक्ति, द फैक्ट दैट on that day A was at Lahore is relevant। और वो वह व्यक्ति उस दिन कहाँ था? लाहौर में था। तो अब हमें ये देखना है कि वह व्यक्ति क्या घटना घटित करने के बाद वह उस समय पर लाहौर पहुंच सकता है या नहीं, जिस समय वो लाहौर में प्रेजेंट पाया जाता है और उस समय उसकी लोकेशन वहां लाहौर में है घटना के समय। और जबकि लोगों ने क्या कहा कि उसने कलकत्ता में ये घटना घटित की। तो ये असंगत तथ्य हो गए क्योंकि वो लाहौर उस समय पर पहुंच नहीं सकता। सपोज करो कि 6 बजे 26 तारीख को सुबह 6 बजे वो घटना कलकत्ता में घटती है और वह व्यक्ति सुबह 8 बजे लाहौर में पाया जाता है। तो फिर ये घटना की 2 घंटे के अंदर कलकत्ता में उसने घटना घटित की और 2 घंटे के बाद वो कहाँ पहुंच गया? लाहौर पहुंच गया। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो असंगत तथ्य है, रिलेवेंट मैटर नहीं है और उसको हम इस क्राइम से रिलेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो व्यक्ति वेस्ट बंगाल में या कलकत्ता में वो घटना घटित करता है और 5 घंटे के बाद में वो कहीं बनारस में पाया जाता है तो वो ऐसा पॉसिबल माना जा सकता है कि वो 5 घंटे में यहाँ पहुंच सकता है और उसका उससे रिलेशन है। तो संगत और असंगत, संगत क्या होगा कि वो वहां पहुंच सका और उसने घटना को अंजाम दिया, संगत हो गया। असंगत क्या होगा कि वो ऐसी जगह पहुंच गया जहां से वहां तक पहुंच पाना संभव नहीं है। तो इसमें सेक्शन 11 में कहा गया कि व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम रिलेवेंट। जब रिलेवेंट नहीं है तो नहीं, जब रिलेवेंट है तो है। अभी हमने बताया इसका रिलेवेंट कैसे होगा और नॉट रिलेवेंट कैसे होगा। सेक्शन 12 इसका कहता है इन सूट फॉर डैमेजेस फैक्ट टेंडिंग टू इनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रिलेवेंट। इसमें कहा गया कि कोई भी घटना इन सूट इन विच डैमेजेस आर क्लेम्ड एनी फैक्ट which will enable to court to determine the amount of damages which ought to be awarded is relevant। इसमें कहा गया कि कोई भी घटना ऐसी घटित करती है, सपोज करते हैं कि एक 4 मंजिल की बिल्डिंग है, एक 4 मंजिल की बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग किसी ऑनर के, उसने उसका इंश्योरेंस करा रखा है और इंश्योरेंस कराने के बाद वो 4 मंजिल की बिल्डिंग किसी कारण एकदम से डैमेज हो जाती है, एकदम से गिर जाती है। अब वो क्लेम करता है इंश्योरेंस कंपनी पर, कोर्ट पर, और उसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि इतना इतना उसमें डैमेज हुआ। तो कोर्ट अनुमान लगा सकती है कि वो 4 मंजिल की बिल्डिंग में इसमें क्या लागत आई होगी, कितनी पुरानी है, इसकी क्या कास्ट हो सकती है, इसका क्या अवॉर्ड किया जा सकता है, और जो कोर्ट उसको डिसाइड करेगी वो उस व्यक्ति को मानना होता है, क्योंकि कोर्ट उस व्यक्ति का अनुमान लगा करके उसका अवॉर्ड करेगी। इसमें सेक्शन 12 में ये कहा गया कि डैमेजेस इस तरीके से कैलकुलेट, या तो इफेक्ट, या तो उसके सुटेबल वहां पर एविडेंस हो कि ऐसा ऐसा हुआ, या तो सुटेबल एग्जाम नहीं, वो नहीं है तो कोर्ट उसको अनुमान के तहत उसका डैमेजेस फुलफिल करने के लिए अवार्ड कर सकती है। इसका सेक्शन 13 कहता है फैक्ट्स रिलेवेंट व्हेन राइट आर कस्टम इन क्वेश्चन। इसमें कहा गया कि जो वहां के रूढ़ी हैं या रिवाज है, जो रूढ़ी और रिवाज है, द राइट और कस्टम वाज क्लेम्ड रिकॉग्नाइज्ड और एक्सरसाइज इन विच इट्स एक्सरसाइज वाज डिस्प्यूटेड, अरेस्टेड और डिपार्ट फ्रॉम। अब जैसे कह दिया गया कि एक मोहल्ले में दुर्गा जी की स्थापना होनी और पूरे मोहल्ले में उस व्यक्ति का
वहां पर स्थापना के लिए कोई विरोध नहीं कर रहा और हर साल उस जगह पर वो होती जा रही है, तो ये एक रूढ़ि बन जाएगी कि उस जगह पर वहां पर उस दिन उस समय वहां पर उनकी स्थापना होती रहेगी और पूजा होता रहेगा। ये एक रूढ़ि बन जाएगी और उसको सब लोग मानेंगे। लेकिन अगर कोई पर्सन उस चीज का विरोध करता है, उस चीज का विरोध करता है, तो इसका मतलब वो क्राइम करेगा, क्योंकि उस जगह की वो रूढ़ी है, वो विचारधारा है, उसको माना जाएगा। तो ये सेक्शन 13 कहता है फैक्ट रिलेवेंट व्हेन राइट आर कस्टम इन क्वेश्चन। उन्होंने कहा इसी बात के लिए कि अगर वहां पर कोई रूढ़ी है, अधिकार है वैसा करने का, तो उस पर वो किया जा सकता है। लेकिन उस पर जो कोई विरोध करता है या उसके रूढ़ी के खिलाफ वर्क करता है, जो वहां का माना जाता उस एरिया का, उस क्षेत्र का, उस जगह का, तो वो एक क्राइम होता है। अब सेक्शन 14 का फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी और ऑफ बॉडी और बॉडली फीलिंग। अब इसमें कहा गया कि कोई घटना घटित होती है। इसी एग्जाम्पल में देख लेते हैं। ए इज अक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स। ए कुछ चीजों के चोरी कराने का अभियुक्त है। नोइंग देम टू बी स्टोलन, इट इज प्रूव दैट ही वाज इन पोजेशन ऑफ ए पर्टिकुलर स्टोलन आर्टिकल। वो किसी एग्जाम्पल मान ले, पार्टिकुलर स्टोलन आर्टिकल में मान लेते हैं कि एक साइकिल है, वो साइकिल को चोरी करता है और चोरी करके लाता है और एक जगह पर उसको अपने घर पे रखता है। और जब उसको पता चलता है, जब वहां पर कोई पुलिस वगैरह उसको अरेस्टिंग के लिए पहुंचती है, देखने के लिए पहुंचती है, और वो साइकिल वहां पर मौजूद मिल जाती है, तब वहां पर 3-4 साइकिल और मिल जाती हैं उसको। तो वो चाहे साइकिल जो वहां पर मिली है, इसका मतलब वो भी संदिग्ध हो जाती हैं कि हो सकता में भी वो साइकिलें भी उसी के द्वारा दी गई हो और उन्हीं के द्वारा वो लगाई गई हो। तो ये चीज वहां पर क्लियर हो जाती है कि वो उसी के द्वारा की गई होंगी। तो जो एक चीज के लिए दोषी है, वो उसी चीज के लिए दोषी उन चीजों के लिए भी हो जाएगा। अब यहाँ पर एक ज्यादातर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति एक कार को चुराता है और एक बार वो कार उसके पोजीशन से मिल जाती है, और सेम चीज, सेम कार या उसी तरीके की कार या कोई कार उस जगह पर कोई दूसरी चोरी होती है कुछ समय बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद। तो पहला जो चीज जाएगा वो किस पर जाएगा कि वह व्यक्ति, चूंकि वो हैबिचुअल है, वह व्यक्ति वो कार्य करने का हैबिचुअल है, में भी उसने इस घटना से रिलेशन हो, तो उससे उसका रिलेशन हम पूछ सकते हैं या उसके बारे में वो संदिग्ध स्थिति में होगा। ये सेक्शन 14 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति वह कार्य करता है और उसके पास से एक चीज बरामद हो जाती है, तो मे बी पॉसिबल कि वो उस घटना को भी अंजाम दिया हो जो वहां पर घटना घटित हुई है। तो इसमें सेक्शन 14 का फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड ऑफ और बॉडी और बॉडीली फीलिंग, और उसके फीलिंग से भी ये महसूस किया जा सकता है कि वह व्यक्ति उस घटना में शामिल है या नहीं। तो रिलेशन इसमें दिखाया गया है। कोई व्यक्ति मान लो कि कोई नशीली चीजों का वो जो है व्यापार करता है और वहां से कोई नशीली चीजें गायब होती हैं, तो पहले उस पर शक जाता है कि वो व्यक्ति चूंकि इसका व्यापार करता है, मे बी पॉसिबल उसके द्वारा ये किया गया हो, तो उसका रिलेशन उससे उसको कांटेक्ट करते हैं और वो क्राइम में इन्वॉल्व होता है। तो इसमें द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 9 टू सेक्शन 14 वेरी इजी सेक्शन है, क्लियर हो गए होंगे। और ये सेक्शन के बिना क्राइम को प्रूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्राइम का रिलेशन एक दूसरे से स्टेप बाय स्टेप होता है। तो वही सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 14 तक में एक दूसरे का रिलेशन अभी दिखाया गया। अभी और इसके आगे 2-3 सेक्शन हैं जिनमें भी रिलेशन दिखाया गया है। जब तक ये रिलेट एक दूसरे से नहीं होंगे तब तक उसका एविडेंस में हम प्रूफ पूरा नहीं कर सकते। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। अब सेक्शन 15 से हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।